पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहां जमहूरियत ले आया जाए, क्योंकि अगर ऐसी जमहूरियत जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देखिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम आपको साफ बात बताते हैं, सबसे बड़ी मुनाफिकत इस पूरे हमारे इस जुडिशियल सिस्टम की, हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम की, हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम की क्या है? पाकिस्तान के आइन में सब कॉन्स्टिट्यूशन चीखते हैं ना, आइन नाफिज कर दीजिए, 73 का आइन, 74 का आइन। इस आइन में दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 63, 64। ये दो क्लॉजेज डिफाइन करते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौन लोग अंदर जा सकते हैं। यानी फंड, आप एक ड्राइवर भी रखते हैं तो एक उसका क्राइटेरिया होता है ना, कितने साल सर्विस होता है, एलिजिबिलिटी उसकी होती है, बिल्कुल एक एलिजिबिलिटी है ना। आप किसी कंपनी का डायरेक्टर भी लगाते हैं तो 50 इंटरव्यू करने के बाद ये तो फिर एक मुल्क का, ये तो मुल्क चलाने की बात हो रही है, वुज़रा बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, कैबिनेट बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सदर बनेगा। तो उसके लिए हमारे जो बड़े जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी एक विजडम रखी। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 63 और 64 जो बुनियादी तौर पर इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लाम की नजरियाती तस्वुरात के ऊपर मबनी करके रखे गए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में वो आदमी पार्लियामेंट में जा सकता है जो इन शराइत को पूरा करे। यानी उन शराइत को अगर पढ़िए, उसके मुताबिक 5 वक्त का नमाजी हो, कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात पूरा करता हो, हराम ना खाता हो, बैंकों से कर्जे लेके माफ ना कराए वो, पाकिस्तान और इस्लाम की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता हो, उसकी जिंदगी नापाक, पलीत, हराम चीजों से मुलव्विस ना हो, साफ सुथरा अच्छा मुसलमान हो, मुत्तकी हो। ये क्राइटेरिया 63 और 64 में दिया हुआ है। ये लोग सारे कसम खाते हैं इसके ऊपर कि जी हम इन सारे, अब हम इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन को कायम करना चाहते हैं, जमहूरियत होनी चाहिए, मगर सारे उन आर्टिकल 63 और 64 को ऐसे परे कर देते हैं जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्शन कमीशन भी इसको गायब कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भी निगाह नहीं डालती उसके ऊपर, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई पार्टी उस पर बात नहीं करती। 99% एमएनएस और एमपीएस जो इस वक्त हमारी नेशनल असेंबली में बैठे हैं, अगर आप आर्टिकल 63, 64 उन पर अप्लाई कर दी, सारे बाहर हो जाएंगे, निगेट करता हूं, ये सारे बाहर हो जाएंगे। इनमें से इतने बड़ी बड़ी महफिलें इंसानों की, सरकारी महफिलों में, जाती घरों की महफिलों में इनकी शराबें चल रही होती हैं, जना बुराई बदकारी आम है, हराम तो सारे खाए हुए, अल्लाह माशाल्लाह चंदे के थोड़े होंगे कि जो बचे हुए हों, और उसके बाद बैंकों से कर्जे माफ कराना, जिंदगी उनकी नापाक, रिस्क हराम हलाल की तमीज कोई नहीं, फिर सब नेशनलिज्म, कोई पख्तूनिस्तान बना रहा है, कोई बलूचिस्तान तोड़ रहा है, कोई सिंधु देश बना रहा है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर यकीन ही नहीं रखते। यानी हाल यह है कि पिछले साल बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने 15 अगस्त को छुट्टी दे दी जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। एग्जैक्टली, दैट्स वी एग्जैक्टली। इस मरतबा 14 अगस्त पे झंडा चढ़ाने की जब बारी आई तो झंडा चढ़ाने से पहले इन्होंने दिल का दौरा अपने ऊपर डाल लिया और ऐसे पीछे हो गए और झंडा नहीं चढ़ाया, उस महफिल से बाहर चले गए, और जब वो महफिल खत्म हो गई दोबारा घूम के वापस आ गए और किसी ने नहीं पूछा कि हुआ क्या। उन्होंने ये ड्रामा इसलिए किया कि उनको झंडा ना चढ़ाना पड़े 14 अगस्त को पाकिस्तान का। ये लोग कैसे असेंबली में पहुंचते हैं? इसलिए पहुंचते हैं कि आर्टिकल 63 और 64 को अप्लाई नहीं किया जाता। ये सारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान की फ्रॉड है अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 और 64 को अप्लाई नहीं करते। इस वक्त सब चुप है, सियासी जमातें, मीडिया, मजहबी जमातें, एवरीबडी साइलेंट, इसलिए कि 63 और 64 जिसके मुताबिक मुत्तकी, अच्छे, नेक, सौरे मुसलमान पार्लियामेंट में आ सकते हैं, और इस क्राइटेरिया पे 90-95% पार्लियामेंटेरियंस पूरे नहीं उतरते। लिहाजा उसके बाद जब ऐसे लोगों को आप इलेक्शन में अंदर भेजते हैं, मतलब लीडरशिप ही ऐसी होगी तो नीचे, जब आप अंदर पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भेजेंगे तो यही मिनिस्टर्स बनेंगे, यही कैबिनेट्स में जाएंगे, यही सब कुछ होगा। उसके बाद ये कहते हैं कि जी जितनी माल और दौलत है वो हमें दे दो, खयानत हम करेंगे। फिर मुल्क में जो खयानत फैलती है, तौबा इस्तग़फ़ार जो फैली हुई है, जो मुल्क में लूटमार हो रही है, जो हो रही है, जो करप्शन है, जो नेपोटिज्म है, जो जुल्म मचाया जाता है। इसलिए जब आप देखो, एक कंप्यूटर्स का एक सिंपल रूल है, गीगो जिसे कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप गार्बेज अंदर भेजेंगे तो गार्बेज बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली। और जब आप नेक लोग अंदर भेजेंगे तो इस डेमोक्रेसी में जो पाकिस्तान में कायम है, अगर इसमें कोई खैर की उम्मीद है तो वो सिर्फ उस सूरत में है कि आप आर्टिकल 63, 64 को अप्लाई कर दीजिए। बट इफ यू डोंट अप्लाई दिस आर्टिकल 63 एंड 64 और उसको आप परे कर देते हैं और बाकी कहते हैं ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम नाफिज करेंगे जाकर, देन यू एक्सपेक्ट नथिंग। बिकॉज सिस्टम इंसानों ने चलाना, इंसानी चोर आप अंदर भेज रहे हैं, इंसानी आप ऐसे भेज रहे हैं जो खयानत करते हैं अल्लाह रसूल के साथ, वो जो जंग करते हैं अल्लाह रसूल के साथ, जिनका अपना जाती किरदार साफ और पाक नहीं है, जो इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों के। और फिर डेमोक्रेसी की फंडामेंटल डिमांड, हर कोई अपने आप को पेश करता है कि मुझे बनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि अल्लाह की कसम हम किसी शख्स को मुसलमानों का ओहदा नहीं देंगे जो खुद उस ओहदे की तलब करेगा, तवक्को करेगा, उसको डिमांड करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि मिनिस्टर बनने के लिए या एमएनए बनने के लिए जितना करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, एमएनए बनने के बाद उतना हमने वापस कमाना है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट कुरान एंड सुन्नाह। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा लॉ है, कोई काम यहां कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता। ये लॉ कम से कम लॉ की हद तक है। अगर सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बाय वर्ड अप्लाई भी कर देना तो ये सिस्टम खासा रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन चूंकि ये नहीं करेंगे, लेकिन मतलब बेस सेट हुई है लेकिन इंप्लीमेंटेशन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम चूंकि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि वो फ्यूडल फैमिलीज, वो नवाब, वो वडेरे, वो सारे ये सारे बाहर हो जाएंगे। जब बाहर हो जाएंगे तो फिर हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, देन वी डोंट वांट दिस।
देन वी वांट से बेहतर है कि फिर वो कि बाबा बुल्ले शाह ने किसी ने कहा था कि 4 किताबा उत्तो लथियां उत्तो लथा डंडा, 4 किताबा कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। तो यहां पर बाज़ औक़ात ऐसी इन्वायरमेंट में कि जहां पे करप्शन इतनी ज्यादा हो, जहां पे लोग इतने मुनाफिक बन रहे हो कि जानते बूझते जो अच्छे कवानीन बनाए गए उनको बाईपास करके सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो, तो वहां पे ये डेमोक्रेसी नहीं चलती। कंसिडरिंग द फैक्ट, देखिए ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन कराए गए, लेकिन उन इलेक्शंस को इंडियंस ने हाईजैक कर लिया। मुक्ति बाहिनी के मिलिटेंट्स थे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैले हुए थे, इंडिया ने करोड़ों रुपए उसमें लगाए और किसी की जरूरत नहीं थी कि मुक्ति बाहिनी के खिलाफ वोट दे सकता, और 100% वोट और सीटें उन्होंने मुक्ति बाहिनी ने जीती। यहां की हुकूमत अपने आप को साफ बनाने के लिए कहती है जी सबसे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे करप्ट इलेक्शंस 1971 वाले थे, 70 वाले इलेक्शंस थे कि जिसके नतीजे में इंडिया ने मैसिवली रिग करके पूरे ईस्ट पाकिस्तान से मुक्ति बाहिनी को जितवा दिया, मुजीबुर रहमान को जितवा दिया, और मजाल नहीं थी किसी की उसके बाद कि उनके खिलाफ कोई बात कर सकता। तो जहां पे अकाउंटेबिलिटी ना हो, यानी जहां पे ये कोई पता ही ना हो किसी को कि फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इस सिस्टम में एनार्की और क्योस फैलाने के लिए किसी छोटे मुल्कों में खास तौर पर मगरिब को डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बहुत सूट करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अर्ज किया ना कि जिस तरह मीडिया वो कंट्रोल करते हैं, पैसे वो डालते हैं, सियासी जमातें वो बनाते हैं, फिर करप्ट लोगों को कानून, जो अच्छे कानून है उनको परे करके आर्टिकल 63 और 64 करप्ट लोगों को आगे लेकर आते हैं। इस सिस्टम में आप डेमोक्रेसी को अगर अप्लाई करेंगे तो ये मुल्क के लिए खुदकुशी।